नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घटना चक्र में। आप लोग जानते हैं आपके समक्ष वीपीओ की यानी विलेज पंचायत ऑफिसर की वैकेंसी है और विलेज पंचायत ऑफिसर के लिए हमारे नए नए इनिशिएटिव चल रहे हैं। आप अगर विलेज पंचायत ऑफिसर की कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है। बीपीओ कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा और उसके लिए आपको लिखना होगा वीपीओ, जो एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे 8081255444 पर बीपीओ लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी बीपीओ कम्युनिटी से वहां पर आप जुड़ जाएंगे। और साथ के साथ जितनी भी हमारी जो ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह है, यानी कि आपको इससे संबंधित मटेरियल और इंफॉर्मेशन सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है। पंचायतों में हर एक सिस्टम को काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा मतलब धन। आपको पता होगा बहुत पहले आचार्य चाणक्य ने एक शास्त्र लिखा था, ठीक है। क्या नाम था उसका? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसका नाम अर्थशास्त्र भले है, लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या है? राजनीति है। अब ये कैसे? क्योंकि आचार्य चाणक्य भली भांति ये जानते थे, उनको इस चीज का भली भांति ज्ञान था कि राजनीति बिना अर्थ के नहीं चल सकती। अर्थ के बिना ये पंगु है और इसको चलाने के लिए अर्थ नितांत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपने जो क्षेत्र को भी बांटा, राजा, मित्र, ठीक है, पड़ोसी मित्र, अरि, संघ, इस प्रकार से उन्होंने काफी वेरिएशन दिए थे। उसमें जो एक महत्वपूर्ण अंग माना, उन्होंने कोष को भी माना, ठीक है। यानी कि राजनीति को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। इवन छोटा सा छोटा सिस्टम हो, परिवार जिसको इकाई माने अगर हम, तो वो भी चलाने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। तो पंचायती सिस्टम का जब गठन किया गया, ठीक है, 73वें संविधान के पूर्व की भी अगर हम पहले की बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि अंग्रेजों ने भी ऐसा सिस्टम बनाया था कि भाई जो लोकल इनकम है, टैक्स वगैरह ला के वहां से कुछ पैसा लाएं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके। तो उसी क्रम में हम बहुत सी चीजें देखेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, कैसे कैसे शुल्क, टैक्स, कैसे वहां का बजट होता है, कैसे वहां पे कौन सी, जैसे हम केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए क्या करते हैं। अगर आपको याद हो, आप पार्लियामेंट पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि लोक लेखा समिति होती है, ठीक है। बहुत सी समितियां होती है, उसको ऑडिट करती हैं। उसके बाद जो आपके फंड्स होते हैं ना, उन फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया था, वो सारी चीजें यहां पे भी होती है अलग स्तर पर। तो उसी से मिलती जुलती चीजें होंगी लेकिन अलग होंगी। देखिए, अब पंचायती राज संस्थाओं के आय के स्रोत की अगर हम बात करें तो यहां पे देखा जाएगा कि कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनके बारे में सुझाव दिए गए। होता क्या है, सुझाव कैसे लिया जाता है? सुझाव विशेषज्ञों से लिया जाता है और विशेषज्ञ जो होते हैं वो सुझाव देने के लिए उनके लिए एक समिति गठित की जाती है। फिर वो अपनी अनुशंसाएं देते हैं और उन अनुशंसाओं को आगे चलकर मानना ना मानना सरकार का काम होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं। देखिएगा, 1951 में वित्त जांच समिति थी। इसने बोला कि जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट करने के लिए और स्थानीय स्तर पर संस्थाओं को चलाने के लिए क्या चाहिए, यहां पे कुछ इनको टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स क्या लगाना चाहिए? कर लगाना चाहिए। इन्होंने जो अनुशंसा दी थी उसमें से प्रमुख पॉइंट है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसे इन्होंने बोला कि हाउस टैक्स लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? हाउस टैक्स, यानी गृह कर लगाना चाहिए। बोला कि आबादी, आपने देखा होगा आबादी की भूमि होती है, बड़ा विवाद का विषय, मैंने पहले भी चर्चा की, आबादी, बंजर, ये सब, ठीक है, ग्राम समाज की भूमि। तो आबादी की भूमि क्या है? जो व्यक्ति आबाद है वही यूज करेगा, जिसके फ्रंट पे है। लेकिन उसके लिए क्या है कि वो ग्राम समाज की है, कोई व्यक्ति यूज कर रहा है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई थी इसमें कि भाई उससे कुछ नॉमिनल टैक्स लिया जाए। और ऐसी बहुत सी जमीन होती है गांव में, नॉमिनल टैक्स से भी छोटा मोटा पैसा आएगा और छोटा मोटा करके वो काफी सारा इकट्ठा होगा और साल भर में कुछ ना कुछ काम गांव के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए किया जा सकता है। चूल्हा कर, हालांकि अब तो सिस्टम उज्ज्वला योजना के तहत गैस लगभग हर व्यक्ति को पहुंचाई जा चुकी है। वैसे भी लोगों के पास अब ज्यादातर घरों में चूल्हा जो है नहीं यूज होता है, गैस यूज होती है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज होती है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, एक एलपीजी कंफ्यूज मत होइएगा जब इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है। ये होता है 91 के बाद आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लेकिन यहाँ पे एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब यूज हो रहा है, लेकिन शुरू में ये व्यवस्था की गई थी कि जो लकड़ी, भाई जंगल वगैरह क्या होता है ना, गवर्नमेंट की संपत्ति है, जहां से तो वहां से जो भी लाओगे थोड़ा सा नॉमिनल, नाम मात्र का,
ऐसा नहीं कि बहुत महंगा पड़े, लेकिन क्योंकि सब लेते हैं तो इकट्ठा काफी पैसा होता है। इस प्रकार से ये बात हो गई। कर जांच आयोग 1953 से 54 के बीच में आया, इसने भी कुछ अपने सजेशंस दिए। इसने क्या बोला कि भाई हाउस टैक्स के अलावा भूमि पर थोड़ा सा कर लिया जाए, जो खेत वगैरह है, सड़क हो रहा है, सड़क खड़ंजा जो गांव में निर्माण होता है, चक्रोट होती है, ठीक है, सीमेंटेड आरसीसी रोड बनी हुई है ना, तो उस पे भी थोड़ा थोड़ा सा टैक्स लगाया जाए। अब देखिए आप लोग जाते होंगे, जो पुल वगैरह बनते थे, एक वो लेते हैं, बैरिकेटिंग लगाते हैं, आपसे चुंगी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो वो तो क्या होता है कि डेवलपमेंट के नाम पे कई मॉडल होते हैं। यहां पे इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि एक होता है बिल्ड, डेवलप एंड ऑपरेट, ठीक है, बना दिए, डेवलप कर दिया, ऑपरेट कर रहे हैं, और टैक्स जो ज्यादा लग गया वो जनता से ले रहे हैं। मान के चलिए बजट 100 करोड़ का है, काम 1100 करोड़ का हो गया। अब काम कैसे होगा भाई, यही काम तो 11 साल में होना था, तो 1100 करोड़ काम का काम करके वो रोड से टैक्स लेते हैं। तो इसी प्रकार से गांव में भी जो डेवलपमेंट होना है वो थोड़ा थोड़ा अगर हो चुका है तो करके पैसा वगैरह करके लिया जा सकता है। हालांकि ये मॉडल यहां फॉलो नहीं होता, मैं बस एग्जांपल दे रहा था कि इन चीजों से यातायात आदि से कर लिया जा सकता है। ये किसकी समिति थी? कर जांच आयोग 1953-54 ने ही बोला था। उसके बाद बहुत फेमस है बलवंत राय मेहता, 1957, हमने पढ़ा, कई बार इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। बलवंत राय मेहता की बात करें तो इन्होंने बोला कि भाई देखो 3 स्तर की बात इन्होंने की थी, ये तो आपको दिमाग में लिख लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, बैठा लेना चाहिए। मैंने कई बार बताया, और बताने का मतलब यही है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखेंगे तो तीनों स्तर पर विभिन्न स्रोत इन्होंने बोले चाहिए कि तीनों का सेपरेट स्रोत होना चाहिए, क्योंकि हर स्तर पर काम को अलग अलग तरीके से किया जाना है और एक लेबल है, ठीक है। तो पैसे जब तक नहीं रहेंगे तब तक बॉडीज इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगी, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के आय के स्रोत में सम्मिलित हैं बहुत सारी चीजें, देखिए ध्यान दीजिएगा, कई प्रकार के शुल्क हैं और टैक्स है। शुल्क फीस ली जाती है जब सेवाएं वगैरह लेते हैं, टैक्स सब पर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखते हैं कुछ जो अभी यहां पे हो रहा है यूज, विभिन्न शुल्क और कर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखिए यहां पे जो भू राजस्व में पंचायत कर, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं सारे सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो चीजें हैं प्रावधान किए गए उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अनुदान कोई मिल रहा है उस पर शुल्क लगाया जाए, किसी को मिल रहा है। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, मेले वगैरह, मेले आयोजित हो रहे हैं, दिवाली दशहरे पे बहुत से मेले आयोजित होते हैं, तो वहां पे जो शॉप्स वगैरह लगती है उन पे थोड़ा थोड़ा टैक्स लगा दिया जाता है कि भाई आप लगा रहे हो, आपकी दुकान का फलाना पैसा हुआ, वो पंचायत के पास, वहां के लोकल के पास जाता, और उस पैसे का जो है ग्राम के विकास के लिए, कुछ काम करने के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। मछली पालन जो करते हैं उन पे टैक्स लगाया जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये कॉमर्शियल खेती है, एक प्रकार की खेती ही है, कॉमर्शियल चीज है, ठीक है। उनकी सेल होती है, डेली उनको 1000-2000 आ रहा है, तो 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उस हिसाब से लगता है। इस प्रकार से बहुत से लोग अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो गांव के लिए पैसा आएगा, ठीक है। पंचायतों के पास ये विभिन्न, अब देखिए बात ये होती है ना कि सारे प्रोविजंस लागू ही नहीं है, किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ, तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखेंगे कहीं कहीं। साफ सफाई की फीस ली जाती है, गांव में साफ सफाई पब्लिकली होती नहीं, सब अपना अपना खरौचा लेके दुआर बटोरने लगते हैं। पब्लिकली रोड सफाई, इन सब की सफाई, पंचायत भवन की सफाई, बाग की सफाई, कहां ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बाजार कर, ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, जो मार्केट होती है उससे थोड़ा थोड़ा सा टैक्स लिया जाता है, कुछ ना कुछ। संपत्ति क्रय विक्रय पर शुल्क, ठीक है, गांव में भी आपने लगा होगा कि जो स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प पेपर वगैरह होता है, जब जमीन खरीदी और बेची जाती है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, तो ग्राम स्तर पर भी ये थोड़ा सा एप्लीकेबल है, इसको लिया जा सकता है। पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर फीस, इस तरह की जो फीस है वो लगती है, लगने का मतलब प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब वो किस हद तक एप्लीकेबल है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक ग्राम कोष होता है। ग्राम कोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बताया ना, जैसे आप देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना एक फंड होता है, उस स्तर पर वो काम करते हैं, उसी प्रकार से गांव का भी अपना एक फंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्राम कोष बोलते हैं। ग्राम कोष हालांकि 4 भागों में बटा होता है, उसको हम आगे देखेंगे भी। अभी यहाँ पे और चीजें समझते हैं। इसे ग्राम पंचायत का वार्षिक आय और व्यय निर्धारित करना होता है, ठीक है। यानी कि जो साल भर का आय व्यय होता है वो कहां से होगा? जाहिर सी बात, एक फंड होगा जिसमें सारे पैसे होते हैं, जिसमें सारे पैसे इकट्ठा किए थे, जो भी हमने टैक्स वगैरह पढ़े और आगे जो पढ़ेंगे उन सबको इसी में रखा जाता है, और खर्च भी इसी से ही किया जाएगा क्योंकि पैसा ही वहीं पे है, ठीक है। ये चीज हो गई। संबंधित खातों का संचालन कौन करेगा? भाई पैसा आ गया, फंड में पड़ा, अब उस पैसे का संचालन कैसे होगा? जो गांव का प्रधान होगा, जनता ने डायरेक्ट चुना है, और कौन होगा? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। एक तो हो गया वीडियो, ध्यान दीजिएगा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। एक होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। थोड़ा सा कंफ्यूज, वैसे आप लिखने में तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई बार आपको पेपर में ये दे देगा कि ग्राम पंचायत के जो खाते होते हैं उनका संचालन कैसे होता है। वहां पे हो सकता है देवनागरी लिपि में ऐसे लिख दे, वी और बी, बहुत अंतर थोड़ी है। अब इस वी में आप जल्दी से टिक मारे और निकल गए ना, थोड़ा सा बारीक चीजें हैं। और जनरली ध्यान देंगे तो इसी आधार पर पेपर आएगा। आपको ये वाला वीडियो वो या फिर ये वाला वीडियो लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में अगर पेपर है तो ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको हिंदी में ही ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो खातों का संचालन कैसे होता है, वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से, यानी कि दोनों की सहमति से या फिर कहिए मिली भगत से, ठीक है। भ्रष्टाचार करेंगे मिली भगत से या फिर जो भी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मोटे तौर पर ग्राम पंचायत की आय के निम्नलिखित साधन है, ठीक है, मोटे तौर पर। एग्जैक्ट इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हर गांव में अलग अलग होता है, ठीक है। हर राज्य, बेसिकली ये जो पंचायती सिस्टम है राज्य के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए केंद्र एवं राज्य सरकार, जिला परिषद एवं स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, मतलब भाई केंद्र सरकार देती है। देखिए अभी हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ व्यवस्था करती है, कुछ ना कुछ फंड उनका होता है, बजट में प्रावधान होता है। स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ अनुदान वगैरह मिलता है। और उसके बाद देखें तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भी कुछ दिया जाता है, तो अनुदान मिलता है, कुछ पैसे उनको मिलते हैं। एक तो स्रोत ये हो गया। दूसरा, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण वगैरह हो गया, ठीक है। या पंचायत समिति द्वारा अपनी संपत्ति की उगाही से, उगाही मतलब कोई उनकी प्रॉपर्टी है उसके माध्यम से कहीं से पैसा आ रहा है, तो वो वहां से भी जो पैसा पंचायत समिति के माध्यम से आएगा वो इनको ग्राम पंचायतों को जाएगा। अपने द्वारा उगाए गए पथकर, वो वही चीज है टैक्स, पशु शुल्क और अन्य प्रकार के शुल्क, वो भी पैसे का ही साधन हुआ ना। और पंचायत समिति में नहीं तो उसके द्वारा निर्मित या उसके द्वारा नियंत्रित या नियंत्रण या और प्रबंधन के अधीन किसी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्था, ये वही सारी चीजें हैं। निर्माण की बाबत किसी भी प्रकार की प्राप्तियां उनको मिल रही हो, उपहार या अंशदान के रूप में कुछ मिल गया हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जुर्माना और अर्थदंड किसी पे लगाया हो, भाई जो जुर्माना वगैरह लगाया जाता है, फाइन वगैरह, मान लीजिए किसी पे फाइन लगा दी गई, तो वो फाइन का पैसा ऐसा नहीं कि बहुत मौज के लिए या फिर किसी पार्टी के लिए खर्च होगा, नहीं, वो ग्राम के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो विलेज होगा उसके डेवलपमेंट के लिए ही किया जाएगा। पंचायत समिति द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियां, क्योंकि देखिए जो एक्चुअल में स्कीम्स बनती हैं, मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती हैं, लेकिन वास्तव में जो उनका क्रियान्वयन होता है, जो नीति बनती है उसके लिए, वो पंचायत समिति लेवल पर बनती है, ठीक है। तो यहां से ये चीज मैंने पहले भी बताया कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहले की वीडियो देख लीजिएगा, इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। ग्राम कोष, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे ग्राम कोष के बारे में, तो देख लेते हैं। देखिए ग्राम कोष का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि गांव का जितना होता है, विलेज फंड आप कहिए, ये जितना भी पैसा होता है, जो भी आना है और जो भी जाना है, यानी कि मान के चलिए कि आपके पास अगर पर्स है, आप सारा पैसा उसी में रखते हैं, एक लॉकर है आपके पास, तो वो ये वही है गांव के लिए, तो सारा पैसा होता है ना। और हर गांव के पास अपना एक ग्राम कोष होता है, यानी कि विलेज फंड होता है। अब इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में क्यों बांट सकते हैं, क्योंकि इसके भी 4 डायमेंशन है। क्या है कि मतलब ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 डायमेंशन क्या है भाई, 4 अलग अलग प्रकार के कोष, मतलब एक ही ग्राम कोष है, उसमें 4 अलग अलग प्रकार की राशियां हैं। एक राशि मान के चलिए आपकी क्या हो गई, अन्न की हो गई, एक वस्तु की हो गई, एक श्रम की हो गई, एक आपकी अतिरिक्त हो गई, ठीक है, अनुदान वगैरह जो मिलता है। तो यहां पे देखिए वही 4 चीजें हैं। पहला है आपका वस्तु कोष, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना है आपको, वस्तु कोष, ठीक है। दूसरा आपका है अन्न कोष, ठीक है। तीसरा आपका है श्रम कोष, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। और चौथा है आपका है नगद कोष, कैश फंड, ठीक है। अब वस्तु कोष में क्या है, वस्तु कोष में गांव के लिए, भाई ध्यान दो, गांव में मान लो कोई भंडारा होता है, ठीक है, तो भंडारे में क्या लगता है, बर्तन लगते हैं, जनरेटर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का सामान लगेगा, सजावट का सामान लगेगा, टेंट वगैरह लगेगा, और भी चीजें हैं जो गांव में काम होता है, ठीक है, वस्तुएं वगैरह, जो भी किसी भी तसला हो गई, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि, यदि कुछ मशीनरी हो गई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें इसमें होगी, ठीक है। लकड़ी, सीमेंट, किताब, मतलब कुछ भी आप ले लीजिए, कोई लाइब्रेरी का सामान है, तो वो सब किस में आएगा, वस्तु कोष में आएगा। पत्थर, इवन पत्थर वगैरह तक आएंगे। भाई पत्थर का मतलब कुछ अगर प्रॉपर्टी है ग्राम समाज की, तो वो ग्राम सामान के कोष के तहत ही मानी जाएगी, ठीक है।
चलिए, अन्य कोष में क्या होगा, अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं। अब इसका तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अन्य कोष का मतलब अनाज ही रखा जाएगा ना, पत्थर, ईंटा पत्थर, टेंट तंबू तो नहीं रखा जाएगा, बांस वगैरह, पेड़ वगैरह, तो लकड़ी वगैरह तो नहीं रखा जाएगा। श्रम कोष क्या है? श्रम कोष को तो आप देखें तो एक प्रकार से इसको संचित तो किया नहीं जा सकता। मान के चलिए कि गांव में कोई काम होना है तो फिर वो भी एक प्रकार का कोष ही है कि भाई मान के चलिए कि 10 परिवार हैं या 100 परिवार हैं, ठीक है। अब 25 लोगों ने कभी श्रमदान दिया है तो 75 लोगों का बचा है, तो ये लोग टाइम पे एक प्रकार से कोष बना है कि भाई ये लोग अपना श्रम देंगे ना, या फिर एक प्रकार से अगर सभी श्रम दे रहे हैं तो एक श्रम कोष ही है वो। क्योंकि भाई कोष इसलिए बोल रहे हैं फंड, क्योंकि इतने लोग से आप काम कराने जाओगे तो पैसा लगेगा ना, तो जो अपना श्रमदान दे रहा है वो प्रकार का फंड है, पैसा है, ठीक है। नगद कोष तो ये कैश होता है, हर गांव के पास कुछ ना कुछ पैसा तत्काल परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ कैश होता है, उसी को हम बोलते हैं नगद कोष, ठीक है। देखेंगे तो जिसमें ग्राम के स्रोत से मिली आय, पंचायत निधि से मिले ग्राम पंचायत के धन, अनुदान, ये सारी चीजें होती हैं। केंद्र या राज्य सरकार गांव के विकास की योजनाओं के लिए धन देती है, ठीक है, तो ताकि जो है कुछ डेवलपमेंट का काम हो सके। ये तो कॉमन सी बात है, डेवलपमेंट के काम के लिए ही पैसा आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ याद रहे ना रहे, ये 4 चीज याद रखिएगा, वस्तु कोष, अन्न कोष, श्रम कोष और नगद कोष। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखिए पंचायत समिति की आय के स्रोत, ध्यान देना। आप बोलेंगे अभी तो यही पढ़ रहे थे, फिर पीछे क्या पढ़ा हमने? मैंने बताया था कि 3 स्तर पर ग्राम पंचायत है ना, 3 स्तर पर, और मेन इंप्लीमेंट पंचायत समिति भी होता है जिसको पंचायत क्षेत्र बोलते हैं या फिर मध्य स्तरीय पंचायत बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति के नाम से एक पंचायत समिति निधि होती है। क्या होती है? पंचायत समिति निधि। जैसे ग्राम काउंस होता है वैसे क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति निधि होती है, ठीक है। और गठन किया जाएगा या गठन होता है, ठीक है। जमा खाते में निम्नलिखित प्रकार की राशियां होती हैं। कौन कौन सी राशियां होती हैं चलिए देख लेते हैं, जिनको पंचायत समिति निधि में रखा जाता है। केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंडिंग देती है डेवलपमेंट के लिए, राज्य सरकार देती है, बिल्कुल देगी, जिला परिषद और स्थानीय प्राधिकरण से कुछ पैसा मिलता है इनको, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अंशदान या अनुदान वगैरह, तो ये पैसा रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बात ये होती है कि पेपर में हम भूल ना जाए, इसलिए यहाँ पे रिटर्न में लिख दिया गया है, ठीक है। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ऋण भी हो सकता है, भाई ऋण भी लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऋण देता है, स्टेट गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट लिए देगा, भाई ले लीजिए आप अपना डेवलपमेंट करके टैक्स वगैरह कर वगैरह वैसा वसूल के वो रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। अथवा पंचायत समिति द्वारा अपनी संपत्ति से उगाही गई इनकी कोई प्रॉपर्टी है उससे पैसा आ रहा है, ठीक है, कोई चीज किराए पे दे रहा है, ये सारी चीजें हैं। अपने द्वारा उगाए गए पथकर, ये उगाही में वही चीज आ जाएंगे, टैक्स, उपशुल्क, शुल्क, ठीक है। किसी प्रकार का इन्होंने टैक्स लगा रखा है, किसी प्रकार की किसी चीज पे फीस वगैरह लगा रखी है, उसका पैसा आएगा तो कहां जाएगा? इन्हीं के पास जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। पंचायत समिति में निहित या उसके द्वारा निर्मित, ठीक है, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन किसी विद्यालय का निर्माण हुआ है, उससे कुछ फीस आ रही है। अस्पताल है, कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है, कोई भवन है, शादी विवाह आदि के लिए बना रखा है, सामुदायिक भवन वगैरह बने रहते हैं, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, तो वहां से कुछ फीस तो आती ही है ना। किसी निर्माण को बाबत हुई सब प्राप्तियां, ठीक है, कोई डेवलपमेंट करा रखा है, कुछ काम हो रहा है, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां से जो पैसा आएगा वो भी इनकी समिति, भाई जिसने बनाया है फंड उसी के पास आएगा उसका शुल्क या टैक्स। जनरली ये शुल्क की कैटेगरी में आता है। उपहार वगैरह कहीं से हो गया, अंशदान हो गया। उपहार वगैरह क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे भाई कि हम इस चीज के गांव के डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा देते हैं, विधायक निधि से हो गया, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, लेकिन विधायक निधि वगैरह क्या होता है, इसमें जो उनके पर कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से पैसे खर्च किए जाते हैं, तो वो सारे पैसे इसी कैटेगरी में आएंगे। जुर्माना, अर्थदंड, सेम चीज है, पंचायत समिति द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियां। यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना है आपको, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पैसा यहीं से आएगा। जो ध्यान देने लायक है कि भाई देखो, अंशदान केंद्र से मिलेगा, राज्य से मिलेगा, जिला परिषद और स्थानीय प्राधिकरणों से भी मिल सकता है, ठीक है। ये ऋण भी ले सकते हैं, इनके द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित परिसंपत्तियों से भी पैसा आ सकता है। विकल्प ऐसे ही रहेगा कि निम्न में से कौन सा जो है पंचायत समिति निधि के तहत आएगा, ऐसा विकल्प आएगा, ठीक है, या ऐसा आ सकता है,
तो आपको बस पढ़े रहना है और दिमाग में रखना है, टिक करते हुए आगे बढ़ लेना है। देखिए, पंचायत समिति कर या शुल्क वसूल करेगी। किस तरह का? वाहन के रजिस्ट्रेशन पर। अब वाहन के रजिस्ट्रेशन पर ग्राम पंचायत नहीं वसूल कर रही, ध्यान देना, ठीक है, पशुओं के रजिस्ट्रेशन पे ले रही थी। तो ये जब आप बारीक चीज ध्यान नहीं दोगे और पेपर में जब विकल्प आते हैं तो फिर वहां पे चीजें गड़बड़ होती हैं। थोड़ा सा अंतर, क्योंकि अलग अलग लिखा जा रहा है। तीर्थ स्थल पर, कोई तीर्थ स्थल है, ठीक है, कोई जैसे आप जाओगे तो वहां पे कुछ शुल्क या फीस, या तीर्थ स्थल में कुछ चंदा वगैरह आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ फंड उनका रहता है, ठीक है, वो डेवलपमेंट के लिए ले लिया जाता है, क्योंकि बहुत पैसा चढ़ता है वहां पे ना, वहां पे भी शुल्क वगैरह लिया जा सकता है आपके लिए। हाट और मेलों पर, ठीक है, इन सब पे भी जो है लिया जाता है, मेला वगैरह लगता है तो मेले वगैरह का कुछ हिस्सा या जो भी है अगर वो लगवा रहे हैं तो वहां पे पैसा लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से फेमस में लेते हैं। जल पर शुल्क लेते हैं ये, ठीक है, जल की व्यवस्था करते हैं। सप्लाई का, अब तो हर घर जल योजना आ रही है और 2024 तक टारगेट भी रखा गया है कि लगभग हर गांव में, आपने देखा होगा, टंकी वगैरह बन गई होगी, तो कुछ ना कुछ जब आपके यहाँ सप्लाई आएगी तो कुछ ना कुछ पैसा लिया जाएगा। विद्युत शुल्क, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विद्युत शुल्क में सोलर वगैरह इंप्लांट किए गए हैं, मतलब लगाए गए हैं वहां पे। विद्युत शुल्क में तो कंपनियां लेती हैं, लेकिन इस प्रकार का शुल्क वहां पे भी लगाया जा सकता है, थोड़ा सा नॉमिनल ऐड रहेगा, संपत्ति आदि पर जो शुल्क लगाया सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पंचायत समिति के लिए विशेष यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको हटा के यहाँ पे लिख दिया था, ताकि आपको पेपर जब आए तो वहां पे अलग से वेरीफाई कर लें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बताया अभी उसको ज्वाइन करेंगे तो प्रॉब्ली आपको ये स्लाइड पीपीटी जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं की बजट प्रक्रिया, देखिए हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी बजट प्रक्रिया होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी बजट प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार से हमारी पंचायती सिस्टम, जो पंचायती राज सिस्टम है, उसकी भी अपनी एक बजट प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब बजट का मतलब क्या है? बजट का तात्पर्य तो यह है कि जो वित्तीय वर्ष है, पूरा एक साल होता है, उसका लेखा जोखा। अब लेखा जोखे में आता क्या है कि भाई साल भर आपने कितना खर्च किया, ठीक है, और साल भर मतलब उस साल का एनुअल स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आपको कितना पैसा मिला, यही है ना बजट। और बजट में एक प्रकार से देखा जाए तो इसी के आधार पर आप अगला स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और इसी स्टेटमेंट पर आप देखेंगे क्या करते हैं कि भाई आपको मान के चलिए कि 10,000 रुपए मिले अगर, तो इस 10,000 के हिसाब से आप देखेंगे कि आपको खर्च क्या क्या करना है और किस सेक्टर में आप कितना खर्च पाएंगे। मान के चलिए आपको कपड़े लेने हैं, ठीक है, रेंट देना है, स्कूल की फीस देनी है, कुछ भी है मान के चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, उसी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। भाई स्कूल की फीस और रेंट पे तो नहीं करेंगे, लेकिन कपड़ों पे करेंगे, ऐसी बहुत सी आवश्यकता होती है, वहां पे बजट दबाएंगे। स्कूल पे भी कर सकते हैं, बहुत महंगे स्कूल में नहीं जाएंगे, या जहां पे भेजने वाली बात है कम, जो आपके बजट में आएगा। भाई अब ऐसी जगह आपने एडमिशन करा दिया किसी बच्चे का जहां पे 15,000 फीस है, तो आप कैसे देंगे? तो आपकी आय पे डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितना होगा। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपकी स्थिति गड़बड़ होने वाली है। तो इसी के दायरे के हिसाब से ही चीजें होना चाहिए। अगर आप खर्चे ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो अपनी आय को ज्यादा बढ़ाइए, ठीक है, ये चीजें, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो इसी प्रकार से यहां पे भी बजट बनता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार घाटे का बजट बनाती है। घाटे का बजट ये ताकि डेवलपमेंट ठीक से किया जा सके। अब देखिए यहां पे बजट की अगर हम बात करें तो पंचायतों के लिए बजट उसके वित्तीय वर्ष के कार्यक्रम का दस्तावेज होता है, कॉमन सेंस की बात है। अब यहां पे देखिए तो जैसे मैंने समझाया कि बजट का मतलब है कि कितना आपने पाया और कितना खर्च किया। तो मुख्यतः दो घटक होते ही हैं, प्राप्तियां, ठीक है, आपकी प्राप्तियां होंगी, आपके व्यय होंगे, यानी कि क्या क्या आपको पैसा कहां कहां से आ रहा है और कहां कहां पैसा जा रहा है, ठीक है। जहां जहां जा रहा है तो डेवलपमेंट में जाएगा, मेन चीज होती है कहां कहां से पैसा आ रहा है, वो चीज भी हमने लगभग देख लिया। लेकिन अगर आप देखें तो प्राप्तियों के भी इनके चार स्रोत हैं, मेजर तौर पे देखें मुख्य रूप से तो चार जगहों से पैसा इनको आता है। कौन कौन से ये चार चीजें देखिए, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड, यानी कि जो ऐसे एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए विशेष फंड आता है जिसको हम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड बोलते हैं। वित्त आयोग, अब ये कौन सा वित्त आयोग है? इंडिया का जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन,
ठीक है, फाइनेंस कमीशन है, डिलीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। वित्त आयोग है, ये पैसा देता है कुछ। उसके बाद हमारा स्टेट का भी एक वित्त आयोग होता है। अब काम अलग अलग है। देखिए, जो केंद्र का वित्त आयोग है, भारतीय वित्त आयोग जो होता है, वो अपनी क्या करता है, अनुशंसाएं देता है कि इस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है भाई जो टैक्स वगैरह आए हैं भाई कुछ स्टेट को बांट दीजिए, कुछ अपने पास रखिए, किस स्टेट को किस आधार पर कितना पैसा देना है, वो सारी चीजों की अनुशंसा करता है। तो वो उसमें कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए अनुशंसा करते समय ये बोलता है कि राज्यों में जो पंचायतें हैं, यानी कि जो प्रत्येक राज्य में पंचायत है, यानी कि ग्राम पंचायतों की बात वो डायरेक्ट कर रहा है कि इस स्टेट को इतना पैसा इस डेवलपमेंट के लिए दे दीजिए। अब राज्यों को जो पैसा मिला, इस राज्य को मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ मिला, ठीक है, या 1 लाख रुपए मिला, ऐसे सरल भाषा में समझे, 1 लाख इनको विलेज डेवलपमेंट के लिए मिला, तो ये पैसा इसी के लिए खर्च होगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में आप देखोगे जो राज्य स्तर पर वित्त आयोग का गठन खासकर स्थानीय निकायों के लिए ही किया गया है, वो भी अनुशंसाएं देती हैं कि भाई अब वो क्या करेंगी, वो स्टेट को थोड़ी देंगे, जिला वाइज कर देंगी कि इस जिले में ऐसी कम्युनिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा दे दीजिए, यहाँ पे इसका दे दीजिए, इसका दे दीजिए। वो जिला वाइज अपना अनुशंसाएं करती है या फिर ओवरऑल करती है कि भाई इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी कहां से आ रहा है, वो स्टेट के वित्त आयोग की अनुशंसा पर आ रहा है। और मनरेगा के लिए अलग से फंड होता है, तो इसके लिए भी पैसा आता है। तो प्रमुख रूप से जो पैसा आ रहा है बजट की प्रक्रिया में, मोटा पैसा, टैक्स वगैरह से तो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, मेन पैसा यहीं से आता है और जनरली यही आता ही है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में कुछ खास टैक्स वैक्स नहीं लगता, मेला कर, बाजार कर, ये छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं चलती, क्योंकि पता है लोग अभी इतना टैक्स अगर लगा दें तो फाइनेंशियली इतने डेवलपमेंट हो ही नहीं पाए हैं, या फिर अभी हम लोग मानसिक तौर पे तैयार ही नहीं है कि हमको इतना टैक्स देना चाहिए। आप देखोगे इंडिया में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, हर जगह टैक्स चोरी है, लेकिन फॉरेन में आप देखोगे तो लगभग हर व्यक्ति टैक्स देता है। तो वो चीजें जब तक संसाधनों का उस स्तर पर डेवलपमेंट नहीं होगा तो अभी वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन आने वाले समय में जरूर हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वहां पे टैक्स सिस्टम बढ़ना ही बढ़ना है, महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है, लोगों की आय बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, एक चीज जो आय वाली बात है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन सप्लाई और डिमांड का ग्राफ हमेशा एक सा नहीं चलता, एंटी चलता है, ठीक है। यानी कि किसी चीज को सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सप्लाई ऊपर तो डिमांड नीचे, डिमांड ऊपर तो सप्लाई नीचे। जैसे टमाटर था, टमाटर की डिमांड उसमें बढ़ी हुई थी, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हुई तो रेट बढ़ गया, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई, महंगाई आ गई। तो इसी प्रकार से जब आप देखेंगे डेवलपमेंट बढ़ता है, एक सिंपल सा फंडा है, डेवलपमेंट जब भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट के साथ उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। आप एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि मान के चलिए एक गांव है, विलेज है, विलेज में आप 3000 में खर्चा चला रहे हैं, उसी शहर में, जिले, डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आपका वही खर्चा 8000 हो जाएगा सामान्य तौर पर, ठीक है। फिर एक मेट्रो सिटीज में चले जाइए या फिर बड़े शहर में चले जाइए, जैसे कि प्रयागराज, लखनऊ टाइप की राजधानी में, ठीक है, राजधानी में, तो वही खर्चा आपका 15 से 20,000 में जाएगा सामान्य तौर पर। उसी के तौर पे दिल्ली या मुंबई मेट्रो सिटीज में जाइए तो आपका खर्चा थोड़ा और बढ़ जाएगा, जो आप गांव में 3000 चला रहे। फिर वही किसी वर्ल्ड क्लास सिटी में चले जाइए, जैसे कि कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क वगैरह, कैलिफोर्निया तो स्टेट है, न्यूयॉर्क चले जाइए, वाशिंगटन डीसी चले जाइए, तो आपका खर्चा लाखों में पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा है, 3000 का खर्चा लाखों में जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पे डेवलपमेंट के साथ महंगाई बढ़ रही है। तो कई बार, हर बार गवर्नमेंट को इसलिए कोसना ठीक नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो दुनिया में हुआ है, यहाँ पे भी होगा। कुछ चीजें गवर्नमेंट नियंत्रित कर सकती है, वो करना भी चाहिए, ठीक है, वो बात अलग होती है, क्योंकि पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट जरूर है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के चक्कर में हर चीज फ्री नहीं कर सकता कोई, क्योंकि उसका फिर बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा फ्री में बांटने का, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह अलग ही हिसाब से चलेगा। आरबीआई कोई राजनीति नहीं करता, लेकिन आरबीआई के सजेशंस देखिए तो बहुत वेलफेयर स्टेट वाले नहीं रहते हैं। खैर, तो ये 4 स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे वित्तीय प्राप्तियां, मैंने बोला कि 2 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, माफ कीजिएगा, 2 प्रकार के घटक होते हैं, प्राप्तियां और व्यय।
अब प्राप्तियों में भी देखिएगा तो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है राजस्व प्राप्तियां, जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। एक होता है कैपिटल, यानी कि पूंजीगत। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जनरल बजट आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहां पे बहुत डिटेल से हमको डिस्कस नहीं करना है, इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी आप समझिए कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में मेनली अंतर क्या है। राजस्व वो है जो डे टू डे के बिजनेस से प्राप्त होता है पैसा। ठीक है, जैसे आपकी बस चल रही है, कोई टैक्स आ रहा है, नॉन टैक्स है, कहीं से भी पैसा आ रहा है, वो हो गया। कैपिटल मतलब कैश फ्लो हो गया, ऋण आपने ले लिया, कहीं से आप पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया, वहां से पैसा आ रहा है, वो सारी चीजें हो गई। खासकर ये कैपिटल कैश में होगा ना, जैसे यहाँ पे ऋण की वापसी, ऋण वगैरह आपने दिया, या आपको उसकी ब्याज वगैरह मिल रहा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका पैसा आपको मिल रहा है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति हो जाएंगी। राजस्व प्राप्तियों में हम लोग क्या लिखेंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स या फिर आप बजट का थोड़ा सा ज्ञान रखेंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे। जितने भी टैक्स आते हैं, कर से पैसा, कर चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट टैक्स हो अथवा इनडायरेक्ट टैक्स हो। ठीक है, गैर कर जो टैक्स नहीं है, सेवाओं से पैसा आता है। ठीक है, बहुत सी सेवाएं होती हैं। अब सेवाओं में आप बोलेंगे क्या सेवाएं आती हैं, भाई आप देखोगे जो, अब इसके लिए सेक्टर का नॉलेज होना जरूरी है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, या जो भी सेक्टर है। जैसे आप देखोगे कि सर्विस के बदले पैसा लेना, मतलब जो टेलीफोन सर्विस है, होटल वगैरह किस चीज का पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट के भी होटल्स हैं, पहले ज्यादा हुए थे तो इसमें चीजें कम हो रही हैं। जो एयर इंडिया थी, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया, उसमें डिसइन्वेस्ट कर दिया गया। तो एयर इंडिया क्या थी, आपको एक जगह से दूसरी यहां ले आती थी, कोई प्रोडक्ट तो देती नहीं थी, सर्विस देती थी ना, इसी को सर्विस बोलते हैं, तो सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, टेलीफोन से आपने बात की, ठीक है, मोबाइल आपका फोन हो सकता है, लेकिन जियो आपको फोन नहीं देती। जियो मतलब एक अलग प्रोडक्ट है कि आप ओप्पो का, सैमसंग का फोन लगा के, उसका सिम लगा के तब भी यूज कर सकते हो। आपको बात कराने का पैसा लेती है, इंटरनेट यूज करने का देती है ना, कोई प्रोडक्ट वैसे नहीं दे रही। तो ये सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय में आपको शिक्षा दी जाती है, तो सर्विस दी जाती है। तो एक प्रकार से आप देखा जाए तो सर्विस से, अब यहाँ पे टैक्स थोड़ी है, ये टैक्स थोड़ी है, यहाँ पे ये जो है सर्विसेज मिल रही है, उसके माध्यम से पैसा है। ठीक है, तो कुछ शुल्क वगैरह भी लगाए थे, जैसे मंदिर वगैरह का हमने देखा, पथकर वगैरह हो गए। ठीक है, पथकर शुल्क की कैटेगरी में नहीं आएगा, मंदिर हो गया, कोई अस्पताल हो गया, कुछ वहां पे शुल्क वगैरह ले लिया गया, कोई सामुदायिक भवन हो गया, वहां पे शुल्क ले लिया गया। तो वहां पे इस तरह से चीजें होती हैं। क्लियर है? चलिए, व्यय के बारे में बोले तो सभी व्यय जो पंचायतों द्वारा एक वर्ष में शामिल होते हैं वो राजस्व व्यय, मतलब व्यय माने जाते हैं। और उसी में जो इस तरह से खर्च होंगे डे टू डे बिजनेस में, राजस्व व्यय, और जो पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट या ऋण वगैरह में खर्च होंगे, देने में, उसके ब्याज लौटाने में, भाई आपने भी तो ऋण लिया तो आप भी तो ब्याज लौटाओगे, तो वो सब किस में आ जाएगा, वो सब आपके पूंजीगत व्यय में आ जाएगा। राजस्व व्यय में देखिए, क्योंकि पंचायत लेवल पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डायमेंशन बहुत ज्यादा नहीं है। जब ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जब हम बजट पढ़ते तो बहुत डिटेल से पढ़ते। जैसे कि अगर आप राजस्व व्यय में देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स वगैरह है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी फीस वगैरह, उनकी सैलरी वगैरह, अलाउंस वगैरह कहां से दिए जाते हैं, यहीं से दिए जाते हैं ना, तो ये सब उसी में आता है। लेकिन यहाँ पे सारी चीजों को हम बहुत डिटेल से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो आप देखोगे जो ऑफिसर वगैरह भी हैं, बीडीओ वगैरह यहाँ पे हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह, उनकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ से डायरेक्ट पंचायत नहीं दे रही ना। तो बहुत सीमित मामलों में, ताकि कंफ्यूजन ना हो और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, उस स्तर पर चीजों को हमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है।